अब ये जो कॉमन और भी सवाल हैं जो एक्स मुस्लिम्स के होते हैं, और मैं आपसे डिबेट करना नहीं आता, मेरा मकसद होता है भाई सवाल एक इल्मी ग्राउंड जी चले। दूसरा ये जो आ जाता है वरासत, सूरे औरत आयत नंबर 11, ये भी बड़ा आता है कि भाई वरासत आदि, फर्ज कर मुफ्ती साहब आपकी एक बेटी एक बेटा, आपके लिए दोनों प्यारे होंगे, हम्म। आप क्यों चाहेंगे कि एक को कम मिले जायदाद, दूसरों की ज्यादा मिले? इसमें आपको लगता है औरत के साथ नाइंसाफी, या आपके पास क्या इसकी वो है? नहीं, वली ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन आयत पर कह रहे हैं ना आप? जी जी जी, ये सूर्य हाँ। निसा की 11 है, जी, आयत देखिए नंबर सबसे 11। पहली बात तो ये है कि जो कानून बनता है, ज़ाहिर है कि वो किसी इंसान के इमोशंस को सामने रखकर इसलिए नहीं बनेगा कि मैं क्या चाहूँगा अपने बेटे और बेटी के दरमियान, यानी वो मेरी ख्वाहिश के ताबे नहीं होगा कानून। कानून होगा रैशनैलिटी की बुनियाद पर और वो इस तरीके से कि शरीयत के अच्छा और ये भी होता है मसला कि हम चूँकि पूरी शरीयत को नहीं देखते, सिर्फ़ उसके एक पॉइंट को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये अनजस्टिफाइड है। देखिए, एक औरत की जो ज़िम्मेदारी है, वो कुछ नहीं है, माइनस है, ज़ीरो ज़िम्मेदारी है शरीयत में। मर्द की जो ज़िम्मेदारी है, वो सबसे ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर माँ-बाप मर जाते हैं और एक अपने पीछे एक लड़का और लड़की को छोड़कर जाते हैं। लड़का मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक सिनेरियो मान लीजिए, एक लड़का बड़ा है, तो अब उसको या छोटा भी हो, उसको जो है आपने यानी 66% दे दिया और लड़की को 33% मिला। तो लड़की को जो 33% मिला है, उससे उसको अपने ऊपर कोई खर्च नहीं करना है। लड़के को ही उसकी ज़िम्मेदारी उठानी है जब तक कि उस लड़की की शादी ना हो जाए। अब जब लड़की की शादी हो गई, तो अब वहाँ से फिर उसकी ज़िम्मेदारी हस्बैंड को उठानी है फाइनेंशियल के वो काम करना चाहे वो अलग मसला है। मैं राइट्स की बात कर रहा हूँ कि ये उसका राइट है हस्बैंड के ऊपर कि वो उसकी ज़िम्मेदारी उठाए। तो जब तक कि वो बाप की बेटी बनकर है तो बाप की ज़िम्मेदारी है, बीवी बनकर है तो शौहर की ज़िम्मेदारी है, बहन बनकर है तो मर्द की ज़िम्मेदारी है। तो हर सूरत में मर्द को असल में अपने साथ-साथ दूसरे रिश्तेदारों को भी लेकर चलना है। इसलिए टेक्निकली मर्द का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। ये वजह है उसके पीछे। ठीक है, इसी तरह फिर आदि गवाही जो है चैप्टर सूर्य गाय की 282 आयत, वो भी आप क्या जी। कहते हैं उसमें? हाँ, तो मैं मुझे एक ये बताएँ कि क्या गवाही देना अदालत में कोई नोबेल काम है? अगर ये नोबल काम है और उससे औरत को महरूम कर दिया गया हो, तो बिल्कुल बात सही होती है आपकी। देखिए 2 चीज़ें हैं, जहाँ गवाही की ज़रूरत पड़ती है, 2 जगह हैं। पहली जगह है कोर्ट रूम। औरत तो छोड़िए, मर्द भी जाना नहीं चाहता। और दूसरी जगह है हदीस की रिवायत। हदीस की जो रिवायत होती है ना कि एक आदमी जो है मैंने फलाँ से सुना, मैंने फलाँ सुना, उस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन होती है। आप ये देखें कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन में एक औरत की गवाही मोतबर है, जबकि उस हदीस के ऊपर पूरी शरीयत का दारोमदार हो सकता है। वहां एक औरत की गवाही मोतबर है। कोर्ट रूम में उसको कहा कि नहीं, वहां 2 औरतें होनी चाहिए, चूंकि मसला यह है कि औरतें बहरहाल बायोलॉजिकली भी आप कह लें, साइकोलॉजी भी कह लें, एक यानी उनमें एज ए क्लास इमोशन ज्यादा होते हैं। जब वो किसी के खिलाफ गवाही देती हैं तो जो सामने वाले की जान जो है वो रिस्क पर है। पता चला कि किसी इमोशन में आकर, जज्बात में आकर गवाही दे दी और सामने वाला अपनी जान से गया, या अपने हाथ से गया, अपने पैर से गया, जो भी है। लेकिन जिस चीज के ऊपर शरीयत टिकी हुई है, वहां एक औरत की गवाही मोतबर मानी जा रही है। आपको मैं एक वाकया बता दूं कि उमर इब्न अब्दुल अजीज, जो पहले ये समझ लीजिए कि इनका बड़ा मकाम है, सहाबी तो नहीं है, ताबी है। उन्होंने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि भाई हर इलाके की जो हदीस की किताबें हैं उनको जल्दी जल्दी कंपाइल किया जाए। तो उन्होंने मदीने में एक आलिम को खत लिखा, मदीने के गवर्नर भी थे और आलिम काजी थे वहां के। उनको खत लिखा और ये दमिश्क में थे। उनसे कहा कि अमरा की जो हदीस है, अमरा खातून है एक, और ये भी सहाबिया नहीं है, अमरा की जो हदीसें हैं फौरी तौर पर उनको कलेक्ट करो अमरा के पास जाकर। तो ये औरत का जो जहां उसको इज्जत मिलनी चाहिए थी, वहां उतनी इज्जत दी गई जितनी कि मर्द को दी गई है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया।